गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सीए इंटर ऑडिट स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 चैप्टर हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, वहाँ आपको मिल जाएगा। इन तीनों चैप्टर में हमने कोशिश किया कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिले। और एक सबसे खास बात, जब भी आप किसी बड़े चैप्टर को कवर करते हो, जैसे ऑडिट में चैप्टर नंबर 3 जो ऑलरेडी 75 पेजेस का चैप्टर था, ऐसे इतने बड़े चैप्टर को पढ़ने के बाद उस 1.5 डे जो एग्जाम के ठीक एक दिन पहले रिवाइज कर पाना, रिकॉल कर पाना पॉसिबल नहीं होता। और इसीलिए इन सारे चैप्टर्स को हमने एक बेहतरीन, कंसाइज और इफेक्टिव नोट्स आपको बना के दिया, जो पूरा का पूरा ICAI के स्टडी मटेरियल का ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन वो आपको पूरा, मैं ये कह सकता हूं कि 99% कवरेज आपको देता है। 1% शायद कुछ चीज़ें छूट गई हों, जो पैराग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा लिखी होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं छूटा है। वही नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए, जो सच में विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीका आपके पास उस 1.5 डे के लिए नहीं हो सकता है। मैं उसी नोट से आपको इसलिए पढ़ाता हूं ताकि जब एक ही नोट्स आप मल्टीपल टाइम आप रीड करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से याद हो जाता है और लॉन्ग टर्म तक रिटेन हो पाता है। तो चैप्टर 1, 2, 3 यहीं अवेलेबल है, आप देखिएगा ज़रूर। उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में हम हर बार आपको भेजते रहते हैं, हर चैप्टर के एंड में। सिलेबस ख़त्म होने के साथ ही साथ, यानी कि लगभग 20 से 25 अगस्त के, हम ये पूरा ऑडिट 40 पेजेस में या और कम पेजेस में पूरा ऑडिट आपको PDF के फॉर्मेट में दे देंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, हमने एक बात पूछी थी कि चैप्टर 4 या 11 कोई एक हमें करना है, कौन सा पहले करें। तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि चैप्टर 11 पहले किया जाए, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक नया वर्ड इसमें आ गया है, इथिक्स, जो अभी तक के सिलेबस में नहीं था, लेकिन और उसके पहले के सिलेबस IPCC में ये हुआ करता था। तो पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने नोट्स पर जाएं, आइए स्टडी मटेरियल को देखते हैं। स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर नंबर 11 है और ऑडिट का ये लास्ट चैप्टर है, जो टोटल 75 पेजेस में, सॉरी 44 पेजेस में एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को। और ये 44 पेजेस इतना लेंदी होगा कि शायद आप 2-3 घंटे भी पढ़कर इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चलते हैं हम अपने नोट्स पे। अगर आप ये नोट्स ध्यान से देखें तो कुल मिला के आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर आप ये 6 पेजेस ठीक से पढ़ लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर 11 याद हो जाएगा। और लेक्चर लेने के बाद आपको ये पूरी समझ भी हो जाएगी, इस बात का वादा है हमें। अगर इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाते हैं तो अगला लेक्चर इन्हीं चैप्टर नंबर 11 के सारे क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल के पीछे दिए होते हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट RTP और MTP के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। इतना करने के बाद मुझे भरोसा हो जाएगा कि अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे तो आप इस नोट से उसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। पूरे चैप्टर को हमने 4 पार्ट में बांटा है आपके साथ, SA 210, SA 220, SQC और एक नया टॉपिक इथिक्स। इतना हमें पढ़ना है, नया भी नहीं है, आपको याद आ जाएगा अगर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं तो देखिए, सबसे पहले जरा पीछे से लिंक बनाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 किया, वहाँ पर हमने ऑडिट के बारे में सीखा, जाना। चैप्टर नंबर 1 में जब हम समझ लिए इम्पोर्टेंस वगैरह ऑडिट की, बेनिफिट क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, फिर हम आगे बढ़े। तो जब हम ऑडिट करने के लिए उतावले हुए तो एक ऐसे आया, ऐसे नंबर 220, सॉरी ऐसे 200 ने कहा कि ऑडिट करने जा रहे हो, क्या आपको अपना ऑब्जेक्टिव मालूम है? इसीलिए आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव।
ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव था टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर ऑडिटर्स फाइंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू एसएस। ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। फिर ये पढ़ने के बाद हम और आगे बढ़े, फिर हमने ऑडिट में चैप्टर नंबर 2, 3 पढ़ा। लेकिन उससे पहले रास्ते में मुझे ऐसे 210 मिला। क्या सुनो, ऑब्जेक्टिव आपको मालूम हो गया ना। अब एक काम करो, जरा आपको नहीं लगता कि आपको अपने क्लाइंट के बीच में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, सारी बातें अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए, टर्म्स कंडीशंस पे चर्चा कर लेनी चाहिए कि भाई आप ये चीज़ अलाउ करोगे, हमारे बीच की ये बातें, हमें ये करना है। दोनों लोग एग्री होने चाहिए या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट है एक प्रकार का, एग्रीमेंट ही तो है। और दोनों एक दूसरे से बात करें, दोनों उस टर्म्स पर एग्री करें। इसीलिए ऐसे 210 कहता है दिस इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट इंगेजमेंट को एग्री करें, उनके टर्म्स को। अब इसमें क्या क्या होगा ये टॉपिक हम थोड़ा सा डिले करेंगे। इससे पहले दूसरा आता है, फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में प्लानिंग किया, स्ट्रेटजी बनाई, ऐसे 300 प्लानिंग का पार्ट पढ़ा। फिर 220 कहता है सुनो, प्लान वैन तो बना लिया, लेकिन जो ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो ये बात कैसे आप भूल सकते हो कि आप जिम्मेदारी लो कि आप जब ऑडिट करोगे उस ऑडिट का पूरे क्वालिटी मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। क्वालिटी पर कंट्रोल आपका होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और ये ऐसे 220 बताता है, यानी 210 के बाद 220 ये बात बताता है। इसी 220 को हमें पढ़ना है। लेकिन इससे पहले चैप्टर 1 में हमने और भी बात आपसे की थी। हमने बात की थी इंगेजमेंट के टाइप, जहां हमने आपसे कहा कि आपके पास जैसे ऑडिट इंगेजमेंट हो गया जिसके लिए एसएस एप्लीकेबल है, रिव्यू इंगेजमेंट होता है एक, उसके लिए एसआरई एप्लीकेबल है, अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए एसएई एप्लीकेबल होता है, और साथ ही साथ रिलेटेड सर्विसेज भी होते हैं कुछ जो सेक्शन 144 में बताए गए हैं, और उसके लिए एसआरएस रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है। तो ऑडिट इंगेजमेंट के लिए एसएस एप्लीकेबल है, और ऐसे में हमने 200, 210 और 220 की बात ऐसे हमें पढ़नी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो भी ऑडिट फर्म होगी वो जरूरी है कि केवल ऑडिट सर्विसेज देती हो? उसका काम रिव्यू करना भी हो सकता है, रिलेटेड सर्विस भी दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें करती होंगी। तो बाकी के लिए बाकी के स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, जैसे एसआरएस, एसआरई, एसएई, ये सब एप्लीकेबल है। तो पूरे फर्म के इन सारे इंगेजमेंट को भी तो, इस पर भी तो क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें भी तो क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑडिट में केवल क्वालिटी चाहिए, बाकी के इंगेजमेंट में भी क्वालिटी चाहिए। तो पूरे फर्म यानी पूरी सीए फर्म ये कह लो, वो पूरी फर्म के ऊपर जो एप्लीकेबल है उनकी क्वालिटी के रिगार्डिंग, वो है एसक्यूसी, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मेरी बात समझना, ऐसे 220 कहता है कि आपको अपना ऑडिट इंगेजमेंट की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, लेकिन एसक्यूसी कहता है पूरे फर्म में क्वालिटी मेंटेन करनी है। पूरे फर्म में क्यों? क्योंकि फर्म तो बाकी के इंगेजमेंट भी परफॉर्म करते हैं, ऑडिट, रिव्यू, अदर सर्विसेज, रिलेटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट, ऐसे बहुत सारी देती हैं। अब मेरे ख्याल से 220 और एसक्यूसी ये दो अलग अलग मतलब समझ में आया। जब बात ऑडिट की होगी तो 220 एप्लीकेबल होगा, जब बात पूरे फर्म की होती तो एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इसका नाम है, ठीक है। ये एसक्यूसी जो है ना, ये एसक्यूसी 1 अभी तक बना है, एसक्यूसी 1, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 1 में बात कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं कि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है ऑडिट की एज पर एसए 220, फिर हम पढ़ेंगे पूरे फर्म की एज पर एसक्यूसी 1, फिर हम पढ़ेंगे इथिक्स का मतलब, और तब पढ़ेंगे एसए 210। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। फटाफट से एक बात समझना, ये जो 220 है ये भी क्वालिटी की बात कर रहा है, एसक्यूसी भी क्वालिटी की बात कर रहा है, ये दोनों क्वालिटी की बात कर रहे हैं, पर दोनों के एलिमेंट भी सेम है।
पर बात यह है कि जो 220 है ऐसे, ये केवल ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है। जो SQC 1 है वो पूरे फर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। वो फर्म जो ऑडिट भी करती है, रिव्यू भी कर सकती है, और बाकी के एश्योरेंस सर्विसेज हैं, रिलेटेड सर्विसेज हैं। हाँ या ना, बात समझ में आया? ये बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन इसके अंदर के जो एलिमेंट है ना वो सब सेम है। इसलिए आपको इस नोट्स में लिख कर बताया कि आपको याद रहे कि एलिमेंट्स आर सेम, ओनली वर्डिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव आर डिफरेंट। इसका ऑब्जेक्टिव ऑडिट का होगा, इसका पूरे फर्म का। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। शुरू करते हैं ऐसे 220 पर। अगर इतना आपने ये जो चार्ट में लिखा है इतना आपने समझ लिया तो 220 में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो ऐसे 220 की बात करते हैं। इसमें हमें कुल मिला के 2 पॉइंट पढ़ने हैं, और 2 पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट होगा ना उसके 5 एलिमेंट हैं। तो इस ऐसे 220 जो बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्म का नाम यहां नहीं होगा। तो इसमें हमने पूरे इस ऐसे को 2 क्वेश्चन में चेंज किया, यानी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई आपको थोड़ा मीनिंग से रिलेटेड लिखना होगा, भाई ऐसे 220 का मीनिंग क्या है। तो दूसरा होगा कि उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। जो एलिमेंट हैं वो 5 हैं, और पांचों एलिमेंट से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। मतलब इसके 5 एलिमेंट हैं और 5 के पांचों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1-2 हैं जो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लेकिन मीनिंग मतलब सबका पता है, अगर कुछ भी पूछ लेगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग वगैरह से रिलेटेड कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जरा स्क्रीन पर देखना है। ऐसे 220 क्या बोलता है सर? ऐसे 220 कहता है कि ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू मेंटेन या इम्प्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance regarding the, किसके रिगार्डिंग? भाई आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बनाना है अपने ऑडिट में, ताकि उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो कुछ चीज़ों का एश्योरेंस हमें मिल पाए। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली ये है कि जो ऑडिट हम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है, यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कभी भी डिग्रेड नहीं कर रहा है, उसे कंप्लाई कर रहा है। जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसे भी फॉलो कर रहा है। यानी अगर आप ऐसा कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बनाओ कि जब आप अकेले तो ऑडिट करने जा नहीं रहे हो, आपकी पूरी टीम जा रही, तो वो ऑडिट के दौरान यानी लास्ट में आपको ये बात कंफर्म रहे कि जो कुछ भी हमने काम किया वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है सर। दूसरा ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो रिपोर्ट हमने इशू किया है वो एप्रोप्रिएट है। जो जैसा सर्कमस्टांसेस रहा हो, जैसी परिस्थिति रही हो, उसके अकॉर्डिंग आपके रिपोर्ट चेंज होते हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ोगे चैप्टर 10 या 9 में समथिंग कहीं है, जो हम पढ़ाएंगे ऐसे 700 की सीरीज। तो जो रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा ही रहे। साथ ही साथ जो हमने ऑडिट किया वो प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करे, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ऐसा एश्योरेंस मिलना चाहिए। कुछ इस प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर आपको बनाना है। बस ऐसे 220 यही बात कहता है। बस बात ये करता है ऑडिटर के लिए, और ऑडिटर करता है ऑडिट, मतलब 220 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑडिट इंगेजमेंट। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है इंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। इसी को कभी कभी अगर हम 220 में कहें तो 220 में जो क्वेश्चन होगा ऐसे में वो ये कहेगा कि इंगेजमेंट पार्टनर कौन कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब हम SQC पढ़ेंगे तो अभी आपको रिलेट कराएंगे, वहाँ ये बात नहीं कहेगा, वहाँ कहेगा एलिमेंट क्या है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के।
दोनों में यही क्वेश्चन का फर्क है। तो देखिए इंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है देखते हैं। सबसे पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट। यानी एक बात बताओ, जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो उस पूरे इंगेजमेंट में लीडर कौन है? जो इंगेजमेंट पार्टनर है, जो मेन है, प्रिंसिपल, वो लीडर हुआ। यूँ कह लो कि इंगेजमेंट पार्टनर या प्रिंसिपल ऑडिटर जो है उसी के ऊपर सारा दारो मदार है, जिम्मेदारी उसे ही लेनी पड़ेगी, गलती किसी से भी हो। अगर आर्टिकल गलती करता है, आर्टिकल जो आपके साथ गया होता है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा अगर गलती होती है, पर एक्शन किसके ऊपर होगा? उस लीडर के ऊपर, उस इंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। तो इंगेजमेंट पार्टनर को लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी पूरे ऑडिट पर, ऑडिट के कंट्रोल का, क्वालिटी का, कि हम भाई क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्वालिटी को कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑडिटर लेगा, वो इंगेजमेंट पार्टनर लेगा, या प्रिंसिपल ऑडिटर आप कह दो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट इंगेजमेंट। क्योंकि ऑडिट तो कई करोगे, तो हर ऑडिट इंगेजमेंट के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इंगेजमेंट पार्टनर की होगी। किसके लिए? क्वालिटी के लिए, कि भैया क्वालिटी मेरी जिम्मेदारी मेंटेन करना। और दूसरा ये है, इंगेजमेंट पार्टनर एक्शन भी लेगा किसके ऊपर? जब भी उसे लगेगा कि उसका इंगेजमेंट जो टीम है, मेंबर्स हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी में ही मेंटेन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जो काम भी इंगेजमेंट पार्टनर करेगा, उसके हर एक्शन में ये बात होनी चाहिए, उसको ऐसे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि वो मैसेज दे रहा हो अपने मेंबर्स को, अदर मेंबर्स को। क्या मैसेज? कि भैया मेरे हर काम का ऑब्जेक्टिव, मेरे हर काम का फोकस इस बात पे है, इस बात पे है, यानी इस बात पे फोकस करता है कि मेरे लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझ में अभी नहीं आई तो दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला ये पॉइंट हो गया आपका कि ये पॉइंट कौन सा है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ऑडिटर की होगी। मतलब इंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट इंगेजमेंट ऑन ईच ऑडिट इंगेजमेंट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे कि द एक्शन ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर, जो कुछ भी इंगेजमेंट पार्टनर करेगा, एंड अप्रोप्रिएट मैसेज टू द अदर इंगेजमेंट टीम मेंबर्स, वो मैसेज जैसा हो हर टीम मेंबर को कि भैया फॉर क्वालिटी, फॉर ओवरऑल क्वालिटी, इम्फसाइज करे वो एक्शन, उसका फोकस करे। इम्फसाइज का मतलब जोर दे इस बात पे कि मेरे लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस टू ऑडिट द क्वालिटी ऑफ। और साथ ही साथ अब ये कौन सी क्वालिटी? पहला, जो वर्क परफॉर्म करेंगे दैट कंप्लायस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हमने सारा काम किया है। दूसरा, कंप्लायस विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। हर फर्म का अपना, जैसे फर्म का भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि फर्म में तो बहुत सारे ऑडिटर होंगे, कोई एक ऑडिटर एक ऑडिट इंगेजमेंट के लिए गया तो उसके लिए ऐसे 220 लगा, ऐसे 220 लगा तो उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो पूरी जिम्मेदारी लेगा कि भैया पूरे इस ऑडिट इंगेजमेंट की क्वालिटी मेरी जिम्मेदारी है, और वो ऐसे ऐसे काम करेगा, इस तरीके से एक्शन लेगा कि वो सब कुछ ऐसे इम्फसाइज करेगा कि ऑडिट में क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी मेंटेन है? पहला, कि भाई जो काम आपने किया है, जो वर्क परफॉर्म किया है,
वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहा हो, और साथ ही साथ फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो किया हो। दो बातें याद रखना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट, और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर के हिसाब से किया गया हो, और इशू किया है अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, जैसी सिचुएशन जैसा सर्कमस्टांसेस वैसी ऑडिट रिपोर्ट इशू किया गया हो। और एक और बात कि जो इंगेजमेंट टीम की एबिलिटी है, यानी जो इंगेजमेंट टीम है उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। कुछ भी गलत वलत हो रहा हो तो खुलकर बोल सके, ऐसा इंगेजमेंट टीम होनी चाहिए आपके पास, इतनी एबिलिटी तो हो कम से कम। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। दूसरा, द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज एसेंशियल। पॉइंट क्लियर? ये हो गया हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अभी तक 21 मिनट पढ़ चुके हैं, टाइम ज़्यादा हम लगा दे रहे हैं, पर सच में अगर आपको लगे कि स्लो है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, थोड़ा स्किप कर देना, पर मुझे पूरी बात कवर करने देना, ठीक है? 2 पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा पॉइंट है कंप्लायंस विद, यानी इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा कंप्लायंस विद एप्लीकेबल इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इसके लिए मुझे अलग से यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इथिकल रिक्वायरमेंट हम आगे पढ़ेंगे। इथिकल रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव वगैरह। और इंडिपेंडेंस का मतलब इसको जरूर ध्यान दो कि भैया जो ऑडिटर काम करने गया है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यानी कहीं उसकी इंडिपेंडेंस पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं उसके ऊपर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है, इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा रहा कि आप ऐसे ऐसे ही काम करो। ये बात समझ गए? तो ये भी जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की। और तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, A&C एनालिसिस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या है कि इंगेजमेंट पार्टनर ना एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस परफॉर्म करेगा। ये एनालिसिस क्या होता है? ये एनालिसिस ये होता है कि ऑडिटर ऐसी इंफॉर्मेशन तलाशता है और उससे वो डिसाइड कर पाए कि ये ऑडिट इंगेजमेंट हमें कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इसीलिए नाम दिया गया है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। कुछ पॉइंट एक्सेप्टेंस के होंगे और कुछ कंटिन्यूएंस के। तो इंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? परफॉर्म करेगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस to obtain such information which is necessary to decide whether to accept an initial audit engagement or continue the audit engagement. Point clear? तो वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है? उस इंफॉर्मेशन में कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है। पहली बात होगी इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी जो अभी हम आगे आने वाले लास्ट टॉपिक में इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको बेसिक मीनिंग पता होगी। कंपीटेंस एंड कैपेबिलिटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी कह लो सीधे सीधी बात में, कि जहाँ पर हम ऑडिट करने जा रहे हैं हमारा क्लाइंट का जो TCWG है, मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल ओनर है, वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, ईमानदार है कि नहीं, और हम खुद इंटीग्रिटी मेंटेन करके काम कर पाएंगे या नहीं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा कंपीटेंस एंड कैपेबिलिटी, हमारी टीम जो हम लेकर ऑडिट करने गए हैं वो कंपीटेंट है कि नहीं और कैपेबल है कि नहीं, उसे अकाउंट का, इन सब चीज़ों का, ऑडिट का नॉलेज है कि नहीं। पता चले मैं ऐसा लेके चला गया, कोई भी उठा लिया और कहते चलो ऑडिट करने, तो कंपीटेंट हो। हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज भी होने चाहिए ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। तीसरी बात है इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ये दूसरा वाला पॉइंट इसी के अंदर डाल दिया गया है, जहां पर है कंप्लायंस विद एप्लीकेबल इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ये बात थोड़ा हजम नहीं होगी, लेकिन ध्यान देना, ये स्टडी मटेरियल में ही लिखा हुआ है ऐसा, तो हमने भी इसे ऐसे ही लिख दिया। चौथी बात है सिग्निफिकेंट मैटर। कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं जो करंट ऑडिट में
यानी अभी जो ऑडिट कर रहे हो आप, ऑडिट के दौरान आपको मिले या प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट में, कुछ ऐसे मैटर आपको देखने को मिल सकते हैं जो ऑडिट, जिससे ऑडिट आपका प्रभावित हो, जिससे आप कुछ डिसीजन ले पाओ कि भैया 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 हम ऑडिट को कैरी ऑन करें ना करें, एक्सेप्ट करें या ना करें। मेरी बात समझ में आई? अगर पहले कुछ मैटर ऐसा मिला कि भैया इंफॉर्मेशन मिली कि जो ऑडिटर था, वो जो क्लाइंट था, वो ऑडिटर को ठीक से काम नहीं करने देता, वो ऑडिटर के ऊपर दबाव बनाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशराइज करता है, तो आप अपने दिल से पूछे क्या आपको इंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि तब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका इंडिपेंडेंस भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, आप इथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ये हो गया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। फिर आता है पॉइंट असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर। एक बात ध्यान रखना, यहां पर इसे असाइनमेंट ऑफ इंगेजमेंट टीम मेंबर, अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर कहा गया है। जब आप एसक्यूसी पढ़ोगे तो वहां आप यही वर्ड आपको चेंज मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आपको पॉइंट नहीं याद रखने, अंदर की थोड़े वर्डिंग्स याद रखने हैं और बाकी सब सेम है। तो असाइनमेंट क्या है अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर का? कि भाई इंगेजमेंट पार्टनर ही तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना इस बात का इंश्योर करने के लिए कि उसके पास कंपीटेंट और कैपेबल टीम मेंबर हैं। यानी वो ऑडिट करने जा रहा है तो उसके पास जो टीम है वो कैपेबल हो और कंपीटेंट हो। ये बात, ये चीज किसकी जिम्मेदारी है? इंगेजमेंट पार्टनर की। तो इंगेजमेंट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ये टीम कंपीटेंट और कैपेबल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि so that engagement can performed in accordance with professional standard and legal regulatory requirement। अगर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पाओगे, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल पाओगे, तो मेरे दोस्त आपकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहीं की वहीं चौपट हो जाएगी। क्योंकि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्वालिटी की बात की थी, और क्वालिटी में हमने बात की थी कि क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे अगर हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को कंप्लाई करें, अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दें, और इंगेजमेंट टीम मेंबर की में ये एबिलिटी हो कि खुल करके अपनी बात रख सकें, गलत को गलत, सही को सही। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं हम। ओवरऑल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस हमारा अगला पॉइंट है। सर ओवरऑल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या कहता है? यहाँ पर इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारा इंगेजमेंट पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो जो उसके पास इंगेजमेंट टीम है ना, यानी कि कह लो आर्टिकल, इंटर पास होने के बाद आर्टिकलशिप में जाओगे तो आप आर्टिकल हो, तो आपको डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना और आपके काम का रिव्यू करना, यानी इंगेजमेंट टीम के काम को डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना और रिव्यू करना, ये तीनों किसकी जिम्मेदारी है? इंगेजमेंट पार्टनर की। यानी और रिव्यू, जो रिव्यू करे फिर उसे डॉक्यूमेंट करे, ये भी उसी की जिम्मेदारी है। यानी ये कह लो कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले पहले हमें इंगेजमेंट टीम के को डायरेक्ट करना, सुपरविजन करने के साथ साथ उसके वर्क को एक बार रिव्यू करना जरूरी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, और रिव्यू कर लोगे उसे डॉक्यूमेंट भी करोगे। ये करना क्यों जरूरी है, कब जरूरी है? जब आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे उससे पहले ये काम आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक और पॉइंट, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन आप ले लोगे डिफिकल्ट मैटर पर। एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन का मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जहां आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो उस काम में आप उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करते हो। जैसे अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, लिटिगेशन का मामला है, तो वहां पर आप एडवोकेट वगैरह को अपॉइंट करते हो, तो उनके साथ आपको कंसल्टेशन लेना जरूरी होता है। ऐसे मैटर जो डिफिकल्ट हैं, जो आपके स्कोप के बाहर हैं या आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। यानी ऑडिटर, आपका मतलब मैं ऑडिटर से कह रहा हूं, मैं मान बैठा हूं। फोर्थ पॉइंट ये कह लो कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या कोई अदर इंगेजमेंट है जिसके लिए फर्म में डिटरमाइन द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड,
देन फॉर सच engagement पार्टनर शुड कंसीडर, यानी कोई लिस्टेड एंटिटी है या कोई अदर इंगेजमेंट है, ऐसा इंगेजमेंट जिसके लिए फर्म ने डिटरमाइन किया है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जरूरी है। यानी लिस्टेड कंपनी के केस में QCR क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन कोई अदर इंगेजमेंट भी हो सकता है जो फर्म डिसाइड कर ले कि भैया यहाँ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हम कराएंगे। तो ऐसे केस में इंगेजमेंट पार्टनर को क्या कंसीडर करना चाहिए? 4 बातें हैं। पहला कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू QCR, और जब हम QCR के ऊपर छोटा सा R लिख दें नोट्स में तो समझ जाना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने वाले उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट किया गया है कि नहीं। हाँ जी किया गया है। अगर किया गया है उसके साथ डिस्कशन हुआ है कि नहीं। हाँ जी हुआ है। और एक और बात कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है ना, वो अपने उस डेट नहीं लिखेगा अपने रिपोर्ट में जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए। यानी डेट वेट मत डालो, बिना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट हुए आप डेट मत डालो, क्योंकि डेट डालने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि आप इसी दिन आपका ऑडिट रिपोर्ट जा रहा है। और लास्ट पॉइंट है, अगर दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए, किसके? ऑडिटर के और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के, दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए, मैच ना हो रहा हो, तो आप क्या करोगे भाई? तो क्या करना है कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर है उसे फॉलो करना चाहिए। यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे विचार में और उस क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के विचार में, तो ना मेरी बात मानी जाएगी ना उसकी। ऐसे टाइम पे जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और पॉलिसी बनाया गया होगा उसी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो कर लिया जाएगा। अब ऐसे 220 का लास्ट क्वेश्चन है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है? जो आपने काम किया, पहला काम आपने क्या किया, एक बार रिकॉल करते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? दैट एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड एवरी एक्शन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर shall emphasize that importance of audit quality and the fact that quality is essential. यानी quality is important and quality is essential. Importance of quality can be assessed by 4 things. That is, first is the performing work that complies with professional and technical standard and regulatory requirement, and compliance with firm's quality control procedures, and issue appropriate audit report in that circumstances, and the engagement team's ability to raise concern without fear. और ये बातें हम कर लेंगे तो ये हो गया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंगेजमेंट पार्टनर की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं ये डिसाइड करने में कि ये इंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। उसमें 4 बातें थी, इंटीग्रिटी, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी, टाइम रिसोर्सेस, इथिकल रिक्वायरमेंट, और कुछ सिग्निफिकेंट मैटर अराइजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट या करेंट ऑडिट। ये बात समझ में आई? इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। और फिर हमने ये देखा कि असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, जिसमें वो ये देखता है कि भैया हमारे पास जो टीम है वो कम्पिटेंट हो, कैपेबल हो और प्रॉपरली इस तरीके से असाइन किया गया हो। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि जो काम है वो एंगेजमेंट टीम है वो काम को प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। चौथी बात हमने कही कि ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए भी एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके लिए हमने बताया कि उन्हें डायरेक्ट करेगा, रिव्यू करेगा, सुपरवाइज करेगा, उनके काम को रिव्यू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले रिव्यू करेगा, और डिफ़िकल्ट मैटर में कंसल्टेशन ले लेगा,
कंसल्टेंट अपॉइंट करेगा, जैसे पेंडिंग लिटिगेशन, लिस्टेड कंपनी या अदर इंगेजमेंट जो वो डिसाइड करे, वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराएगा। और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के हिसाब से 4 बातें और पढ़ी कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है कि नहीं, डिस्कशन हुआ है कि नहीं, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट होने से पहले वो डेट नहीं डालेगा। अगर ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए तो हम ऐसे टाइम में फर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और ये चारों काम करेंगे तो ये चारों काम का, इन चारों का मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हर काम करो तो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंगेजमेंट पार्टनर शुड इवेल्युएट वेदर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस इज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी इंगेजमेंट पार्टनर इवेल्यूएट करेगा कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जिसमें मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी शामिल किया गया है वो डिजाइन किया है या नहीं, इम्प्लीमेंट किया है नहीं। क्यों? ताकि ऐसे 220 के ऑब्जेक्टिव को पा सके, अचीव कर सके। इंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंट करेगा कुछ चीज़ों को। कौन कौन सी चीज़ें भाई? जो ए से लेकर के ई तक पॉइंट आपने पढ़ा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस और असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर, और साथ ही साथ ओवरऑल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये चारों बातों का जब इंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, इसके आउटकम्स क्या निकले हैं भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, इनके आउटकम्स जो निकले हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है, और इशू करेगा। इश्यूज जो इशू उसने आइडेंटिफाई किया है रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो इश्यूज उसे मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट करेगा। जो कंक्लूजन पे पहुंचा है वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस क्लाइंट रिलेशनशिप परफॉर्म करके, एनालिसिस परफॉर्म करके उसको डॉक्यूमेंट करेगा। नेचर, स्कोप और कंक्लूजन जो मिलेगा अंडरटेकिंग कंसल्टेशन, आपने कंसल्टेशन लिया तो क्या होगा, नेचर, स्कोप और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ होगा, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। और जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उन इश्यूज को भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी होता है। तो दोस्त ऐसे 220 इतने टॉपिक पर कंप्लीट होता है। हम शुरू करते हैं अब SQC। SQC में हमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। अगर आप SQC देखो तो एक चार्ट हमने बनाया है, बस इतना ही SQC है। इसका नाम है सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। वैसे हम एक बात बताएं, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब ये कह लो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो देखो ध्यान से, इसमें हमें 3 बातें पढ़नी है। पहले 2 बातें तो बेसिक होंगी और तीसरे में हम एलिमेंट पढ़ेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। 3 पॉइंट हमें पढ़ने, ये ध्यान रखना। और पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि SQC इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंगेजमेंट्स। हमने ऑलरेडी बता दिया आपको इंट्रोडक्शन में, यानी जितने इंगेजमेंट हैं, जैसे ऑडिट के लिए SA, रिव्यू के लिए SRE, एश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए SAE, रिलेटेड सर्विस के लिए SRS। ये बात हमने स्टार्टिंग में बता दी। इन सब के लिए SQC एप्लीकेबल है, ये बात हमने आपको लिख करके भी दे दी। दूसरा पॉइंट है कि एज पर SQC, एज पर, जैसे वहाँ था एज पर ऐसे 220, यहाँ पूरे फर्म के लिए होगा एज पर SQC फर्म। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फर्म के लिए। एज पर SQC फर्म शुड इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, दैट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस टू द फर्म अबाउट द फॉलोइंग। यानी फर्म को चाहिए कि वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इस्टेब्लिश करे जो इस तरह डिजाइन किए करे कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके फर्म को। किसके रिगार्डिंग? पहला कि फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सच बताना कि सेम 220 वाला नहीं लग रहा है, यहाँ बस पूरे फर्म की बात कर रहा है बस। बाकी ये एश्योर करता है
कि फर्म और उसके जो भी पर्सनल हैं उस फर्म में रहने वाले, उस फर्म में काम करने वाले, वो सब एप्लीकेबल प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें और रिपोर्ट जो इशू करें ना वो अप्रोप्रिएट हो। क्या आपको नहीं लग रहा 220 वाला सेम है? हाँ सर सेम है, सारी बात वही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है ये याद रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कई बार केवल आपको 2-3 नंबर में पूछ लेता है, इसके नाम आपको लिखने होते हैं केवल, बस जब आप वो पूछता है तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। सर ये तो सेम है S220 वाला, तो नया क्यों बनाया? लेकिन वहां था ना ईच ऑडिट एंगेजमेंट, और यहाँ क्या है विद इन द फर्म, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, और यहाँ है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, पूरे फर्म की बात कर रहा है। सर वहां भी इथिकल रिक्वायरमेंट था, यहाँ भी इथिकल रिक्वायरमेंट है। हाँ सर, सर वहां भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, यहाँ भी है। ठीक है सर, एक अंतर है। क्या अंतर है? देखिए ध्यान से, अंतर ये है कि वहां था, यहाँ है ह्यूमन रिसोर्सेस, और अगर वहां ध्यान से देखो तो ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं लिखा है, वहां लिखा है असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर। बात तो वही है ना, यहाँ भी ह्यूमन रिसोर्सेस है। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? जो एंगेजमेंट टीम मेंबर हैं वही ह्यूमन रिसोर्स है। तो 220 में बस वर्डिंग चेंज है, असाइनमेंट एंड ऑफ अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम मेंबर, मतलब उन्हें असाइन करना, और यहाँ उसी का नाम दे दिया गया है ह्यूमन रिसोर्सेस। ये बात आपको ध्यान आई थिंक रहनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सेकेंड लास्ट, और लास्ट है मॉनिटरिंग। आपको नहीं लग रहा सर सेम टू सेम है, केवल ये ह्यूमन रिसोर्स है, वहां पर असाइनमेंट करके ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर दे दिया गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, वहां था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहते तो पहला पॉइंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म। इसमें क्या होता है कि जो एसक्यूसी होता है रिक्वायर्स टू द फर्म टू एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू प्रमोट द इंटरनल कल्चर, यानी एसक्यूसी ये रिक्वायर करता है कि फर्म को पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना पड़ेगा ताकि इंटरनल कल्चर को प्रमोट करे। और क्यों? कि रिकॉग्नाइज द क्वालिटी इज एसेंशियल वाइल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट, ये बात बताने के लिए कि अगर आप कोई एंगेजमेंट कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि क्वालिटी एसेंशियल है, क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्वालिटी पर फोकस करना है। दूसरी बात, जो फर्म के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एसक्यूसी के लिए, यानी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तीसरी बात होगी दे शुड हैव सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी
एबिलिटी एंड अथॉरिटी टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी फुलफिल कर पाएंगे जब उनके पास एक्सपीरियंस हो और अथॉरिटी हो। फिर आता है इथिकल रिक्वायरमेंट। इथिकल रिक्वायरमेंट समझने के लिए हम आपको बताएं, दो बातों पर ध्यान देना, एक कोड ऑफ इथिक और दूसरा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपका जजमेंट किसी और पर डिपेंड ना करे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करो, किसी और के दबाव में, प्रेशर में इन्फ्लुएंस होकर के अपना जजमेंट प्रोफेशनल जजमेंट में ना लें। कोड ऑफ इथिक्स में अभी आप पढ़ोगे वो 5 कोड ऑफ इथिक्स हैं: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। जिसके लिए अभी इथिक जब आप पढ़ोगे तो ये पांचों बातों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बस ये है आपका इथिकल रिक्वायरमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट। यहाँ क्या होता है कि भाई यहाँ पर इंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, यानी इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, ये बात ध्यान रखना, एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना जरूरी है। वो इंफॉर्मेशन जैसे क्लाइंट की इंटीग्रिटी। क्लाइंट की इंटीग्रिटी आप कैसे जानोगे कि भाई बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है, रेपुटेशन क्या है, उस एंटिटी के की मैनेजरियल पर्सनल या प्रिंसिपल ओनर या टीसीडब्ल्यूजी उनकी रेपुटेशन क्या है, क्लाइंट के ऑपरेशन का नेचर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनल कंट्रोल इनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन ओनर, केएमपी और टीसीडब्ल्यूजी का एटीट्यूड कैसा है, क्या वो रेडी होते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। और साथ साथ कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वही इथिकल रिक्वायरमेंट जो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर वाला होता है। इन सबको उन्हें कंप्लाई करना है और ये अभी आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको अपॉइंट किया गया है तो रीजन क्या है अपॉइंट करने का, या फिर पिछले वाले को नहीं अपॉइंट किया गया तो उसको क्यों नहीं अपॉइंट किया गया उस एंगेजमेंट पार्टनर का, इसका भी रीजन होना चाहिए। इसका भी रीजन अगर आप जान जाओगे तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी पहचान लोगे। कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी, समझदार और उस काम के लिए कैपेबल होनी चाहिए। कंप्लायंस विद इथिकल रिक्वायरमेंट, आपको पता है इथिकल रिक्वायरमेंट कौन सा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये 5 पॉइंट, इन सबको कंप्लाई होना चाहिए। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए एंगेजमेंट। और अगर एक्सेप्ट करने के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट आया तो ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान रखना है आपका अपना प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और विड्रॉल की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखो। कैसा, जैसा कि क्या हमें उस स्पेसिफिक एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है या क्लाइंट के साथ सारा रिश्ता ही खत्म कर देना है। मैटर छोटा मोटा है तो वो एंगेजमेंट आप विड्रॉ कर लो, मत करो। और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप पूरा का पूरा क्लाइंट के साथ रिश्ता ही तोड़ दो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा इथिक। इथिक की मीनिंग की बात करें, इथिक का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स, जो कि एक व्यक्ति के बिहेवियर को या उसके एक्टिविटी को, उसकी हरकतों को दर्शाता है। मॉरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड इथिक। तो जो सीए लोग होते हैं ना, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सीए ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के कॉन्फिडेंस को इन्हांस करे, बढ़ाए, और लोग उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इथिक दैट टू एक्सपेक्ट द फुलफिल ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इथिकल एंड प्रोफेशनल मैनर। सारी जिम्मेदारी इथिकल और प्रोफेशनल मैनर में वो निभाए, अपनी जिम्मेदारी से भागे ना, कंप्लाई करे। और तीसरी बात, जो सीए प्रैक्टिस में है या सर्विस में है, उन्हें इथिकल बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। और आईसीएआई ने इसके लिए इथिकल रिक्वायरमेंट डिजाइन किए हुए हैं। वो इथिकल रिक्वायरमेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहे गए हैं, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा, चाहे फाइन लगा दिया जाए, चाहे आपका मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया जाए, यानी ऑडिटर का, सीए का मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है दोस्त।
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये पांचों बातों को हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग, ट्रुथफुलनेस, shall not knowingly involve in a materially false information। अगर आपको पता है यहाँ मैटर गलत है, गलत इंफॉर्मेशन है, तो आप अगर ऑडिटर हो तो आप इन्वॉल्व ना हो उसमें। ऑडिटर हो ना हो, कोई भी इंगेजमेंट पार्टनर हो, क्योंकि एसक्यूसी तो सबके लिए एप्लीकेबल है। यानी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, ऑनेस्ट रहना है, फेयर डीलिंग करनी है, सच्चे रहना है, ट्रुथफुलनेस, और जानबूझ करके गलत कामों में शामिल नहीं होना है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट से कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी के कहने सुनने पर, और आपको अनबायस होकर काम करना है, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस में आकर के, दबाव में आकर के अपना प्रोफेशनल जजमेंट नहीं लेना। ये आपका ऑब्जेक्टिविटी है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब आप कंपिटेंट तब हो जब आपको प्रॉपर नॉलेज है, स्किल है, और आप बहुत केयरफुली मैनर में, ढंग से, समझदारी के साथ काम करते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं वो अपनी एंटिटी के इंफॉर्मेशन उन्हें मिलते हैं, क्योंकि वो अकाउंटेंट है, उन्हें सारी जानकारी होती है। तो करना क्या है, ही शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो सच में सीक्रेट है उसको रिस्पेक्ट करो, उसे किसी से मत बताओ, कानाफोशी मत करो, जुगाड़ मत लगाओ। जो कुछ भी मिला है इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जब ये बातें आप डिस्क्लोज भी कर सकते हो। वो 4 बातें, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां आप भूल करोगे, गलती करोगे। तो आप कभी कभी आप ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी कर सकते हो, जैसे अगर लॉ आपको परमिशन देता है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने आपको ऑथराइज किया हुआ है, या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, या लॉ ने आपको प्रोहिबिट नहीं किया है। पॉइंट क्लियर। और लास्ट है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब लॉ, रिलेवेंट लॉ जो है, रेगुलेशंस जो हैं, लॉ और रेगुलेशन, उन्हें कंप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको ये बात सच में पता है कि कोई काम ऐसा है जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करता है, डिफेम करता है, बदनाम करता है, तो जानबूझकर के उस काम को कभी मत करो। बस यही आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है। इसके बाद आता है एसे 210। एसे 210 में क्या होता है कि एक बात यह है कि ऑडिटर को, ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का कि इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करे केवल तब जब 2 चीजों को ध्यान में रखे। उसका जो बेसिस है ना, वो इस बात को एग्री करे कि पहला, प्री कंडीशंस प्रेजेंट हो, और दूसरा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर के। कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? वो एंगेजमेंट पार्टनर, वो एंगेजमेंट जो कर रहा है, वो जो क्लाइंट, दोनों के बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर के कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, ठीक है। दूसरी चीज, प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करे। प्री कंडीशंस में क्या कंडीशंस है? पहला कि भैया जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। और दूसरा, मैनेजमेंट से कुछ चीजों, कुछ एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करो कि भैया मुझे लिख करके दो, या बताओ कि आप अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझते हो, ये बात हमें लिख करके बताओ। कौन सी जिम्मेदारियां उसको लिख करके देनी है, समझता है वो या नहीं? वो ये है कि पहला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाना है, या फिर फेयर प्रेजेंटेशन जहां रिक्वायर है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं? 2 होते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन। ये बात हमने बताई। दूसरा, वो इंटरनल कंट्रोल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है, ताकि उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो सके, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहे। ऐसे इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी खास बात है, वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वादा करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता है कैसी, कि सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट एंगेजमेंट टीम का होगा, एंगेजमेंट पार्टनर का होगा। वो इंफॉर्मेशन जो उसे लगता है कि अपने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। और दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना ये बात ऑडिट एंगेजमेंट के लिए है। यानी ऑडिट करने के लिए अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन जरूरी है तो आप एक्सेस कर सकते हो। ये जिम्मेदारी, इस चीज का एक्सेस
मैनेजमेंट आपको देगा। अगर आपको लगता है कभी कभी कि कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट, विच इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, तो वो भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद इन द एंटिटी, एंटिटी में जितने पर्सन होंगे सबके साथ आप बातचीत कर सकते हो, सबसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। ये हो गया हमारा ऐसे 210। और यही से यहाँ क्वेश्चन बनेगा प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, और यहीं से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वापस अगर आए हम तो 1 मिनट के अंदर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में, मैं ज़्यादा पीछे चला गया, इस चैप्टर को 4 टुकड़ों में बांटा। ऐसे 210 आपने पढ़ लिया, 220 आपने पढ़ लिया, एसक्यूसी 1 आपने पढ़ लिया, और इथिक्स का मीनिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए। बस इतना आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको हम अब एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें आईसीआई की प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीछे के सारे करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स और वो सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यहीं से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में।